नमस्कार, मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम शेख हसीना के उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या भारत शेख हसीना को फिर से वापस बांग्लादेश को दे देगा और क्या है भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण संधि जो 2013 में की गई थी, जो आज भी लागू है। तो उनको हम जानेंगे और आपको बता दें कि शेख हसीना को बांग्लादेश में मौत की सज़ा सुना दी गई है। इन सारी चीज़ों पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वर्ल्ड अफेयर को लेके, साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश होने के नाते। और शेख हसीना के बारे में जब बात होगी तो शेख हसीना तो वर्तमान समय में भारत में ही है। 17 नवंबर को ICT यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट ने बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई। वह 2024 से भारत में ही रह रही है। बांग्लादेश लगातार भारत पर शेख हसीना को वापस करने का दबाव बनाता रहा है। आपको बता दें कि भारत हसीना को वापस नहीं करना चाहेगा, फिर चाहे मोहम्मद यूनुस से दुश्मनी हो जाए या इसके लिए भारत प्रत्यर्पण संधि तोड़ दी जाए या जो भी आगे की व्यवस्थाएं भारत सरकार करेगी वो हो सकता है, क्योंकि शेख हसीना एक महिला है और शेख मुजीबुर रहमान। और आपको बता दें कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा है और भारत में उस समय इंदिरा गांधी का शासन था जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था। और आपको पता है कि मोहम्मद यूनुस जो हैं एक तरह से इस समय कठपुतली सरकार चला रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे तो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के हाथ में इनकी कठपुतली की बागडोर बनी हुई है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 28 जनवरी 2013 को प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जिसमें 2016 में और भी ज़्यादा संशोधन किए गए और जो आज भी पूरी तरह से लागू हैं। इसमें संशोधन में ये कहा गया कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे को अपराधी सौंपेंगे, यानी कि भारत के अपराधी अगर बांग्लादेश में तो बांग्लादेश भारत को देगा और बांग्लादेश के अपराधी भारत में है तो भारत बांग्लादेश को देगा। और इस हिसाब से शेख हसीना को मौत की सज़ा हुई है तो इसका मतलब वो बांग्लादेश की अपराधी हैं, तो उन्हें भारत को सौंपना पड़ेगा बांग्लादेश को। आतंकवाद, हत्या, अपहरण, ड्रग्स तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों में ये प्रत्यर्पण होना है। और इसमें और भी चीज़ें शामिल है, जैसे अगर कोई राजनीतिक अपराध करता है तो भी प्रत्यर्पण की जो बात है इसमें नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई राजनीतिक अपराध करता है तो प्रत्यर्पण नहीं होगा। अगर अपराधी को उसके देश में मौत की सज़ा हो सकती है तो सौंपने से पहले लिखित गारंटी लेनी होगी कि फांसी नहीं दी जाएगी। यानी कि शेख हसीना अगर बांग्लादेश जाती भी हैं तो उन्हें फांसी की सज़ा नहीं होगी। झूठे या राजनीतिक बदले की भावना से बनाए केस में प्रत्यर्पण से मना किया जा सकता है। तो ये जो केस है पूरी तरह से आप देखेंगे तो झूठा भारत मानता है, क्योंकि शेख हसीना को अगर भारत ने शरण दिया है तो इसका मतलब है कि शेख हसीना को निर्दोष भारत समझता है, तभी उनको शरण में रखा है। और शरणार्थी को कभी भारत मौत के मुंह में धकेल नहीं सकता। और ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम, हमारे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे, साथ ही साथ हमारे जो सनातन परंपरा है जिसमें शरणार्थी को मौत के हवाले नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पे, भले ही बांग्लादेश और भारत के बीच में युद्ध छिड़ जाए। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेंगे। 2013 में रिन्यू के बाद प्रक्रिया थोड़ी धीमी थी, क्योंकि प्रत्यर्पण मांगने के लिए बहुत सारे सबूत देने पड़ते थे। इस कारण 2016 में संधि में संशोधन कर प्रक्रिया को बहुत आसान और तेज बनाया गया। यानी अब प्रत्यर्पण मांगने के लिए पूरे सबूत देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ किसी सक्षम कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट दिखाना काफ़ी है। इस संधि के तहत उल्फा नेता अनूप चेतिया को बांग्लादेश ने 17 साल बाद 2016 में भारत को सौंपा था। वहीं 1975 में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में शामिल 2 दोषियों को 2020 में भारत ने बांग्लादेश को सौंपा था। 9 जुलाई 2025 को यूनुस सरकार ने भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की, लेकिन भारत ने ऑफिशियली कोई जवाब ही नहीं दिया। अब शेख हसीना को मौत की सज़ा मिलने के बाद बांग्लादेश प्रत्यर्पण के लिए लगातार भारत पर दबाव बना रहा है और आगे बनाता रहेगा। आपको बता दें कि इस संधि में प्रत्यर्पण को अनिवार्य नहीं बनाया गया है।
संधि साफ तौर पर कई अपवादों की इजाज़त देती है जिसके तहत भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। जैसे आर्टिकल 6, इसमें राजनीतिक अपराध का आधार होता है, यानी कि इस आर्टिकल 6 के अंतर्गत संधि ये कहती है कि प्रत्यर्पण से मना किया जा सकता है अगर अपराध राजनीति के लिए किया गया है। शेख हसीना के केस में आईसीटी के ट्रायल को भारत राजनीतिक बदला मान सकता है, जिसमें हसीना को मास्टरमाइंड कहा गया था। हसीना ने खुद इसे बायस्ड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना के विरोधियों के साथ मिलकर यह ट्रायल चलाया, जो राजनीतिक दिखाई पड़ता है और विश्व पटल पर भी इसे भारत समझाने में आसानी से कामयाब हो सकता है। संधि में हत्या और टार्चर जैसी कुछ गंभीर अपराधों को राजनीतिक नहीं माना जाता, लेकिन अगर पूरा केस राजनीतिक संदर्भ में ही हो तो भारत इनकार कर सकता है। जैसे हसीना को हटाकर सत्ता परिवर्तन किया गया। भारत का एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 की धारा 29 भी इसकी इजाज़त देती है। वहीं आर्टिकल 8 यानी कि आर्टिकल 8 में न्याय के हित में न होने का आधार है, यानी कि संधि का जो आर्टिकल 8 है इसके तहत अगर आरोपी की जान को खतरा हो, उसे निष्पक्ष ट्रायल नहीं मिला हो या ट्रिब्यूनल का उद्देश्य न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक हो तो भारत प्रत्यर्पण से मना कर सकता है। भारत यह सब आसानी से दिखा सकता है और इस पर दुनिया को विश्वास भी करना पड़ेगा। शेख हसीना के केस में उनके बिना ही ट्रायल हुआ, जो जल्दबाजी में पूरा किया गया। हसीना को वकील तक नहीं मिला। 1400 मौतों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन चिंता जता चुके हैं। हसीना खुद इसे राजनीतिक साजिश बता रही और कई जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जजों पर सरकारी दबाव भी बना है, ऐसा बताया गया, जो कंगारू कोर्ट जैसा दिखता है। भारत इसे अन्यायपूर्ण या दमनकारी मान सकता है। अगर भारत को लगे कि यह ट्रायल सत्ता हथियाने या भारत विरोधी ताकतों का हिस्सा है तो इनकार वैध हो सकता है। 17 नवंबर को भारत के विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा कि वह किसी प्रत्यर्पण के वादे के बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हित में काम करेगा, यानी कि जो बांग्लादेश की जनता है उसके हित में जो होगा उसके लिए काम करेगा। यानी भारत किसी भी कीमत पर शेख हसीना को वापस सौंपना नहीं चाहता। इसकी कई बड़ी वजह हैं, जैसे बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद से वहां कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ा है, जो पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं और शेख हसीना को पनाह देने की वजह से एंटी इंडिया सेंटीमेंट बनाए हुए हैं, जिसका सीधा असर भारत के बॉर्डर इलाकों की शांति और स्थिरता पर पड़ रहा है और आगे भी पड़ता रहेगा। शेख हसीना की 15 साल की सरकार ने भारत के साथ गहरे रिश्ते बनाए। नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों, जिन्हें उल्फा और NSCN कहते हैं, का प्रत्यर्पण, तस्करी को रोकना, चीन के प्रभाव को सीमित रखना। अगर भारत उन्हें सौंपता है तो बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ेगी, जिससे भारत को सीमा सुरक्षा का नुकसान हो सकता है। भविष्य में पाकिस्तान बांग्लादेश को फिर से अपने नज़दीक लाने की और कोशिश कर सकता है। भारत में सत्ता और विपक्ष दोनों हसीना को समर्थन देते हैं। अगर प्रत्यर्पण हुआ तो बांग्लादेश के साथ संबंध तनावपूर्ण हो जाएंगे, लेकिन इनकार से संबंध टूटेंगे नहीं, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से मजबूत है। उसे बांग्लादेश की बहुत खासा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बांग्लादेश को भारत की बहुत ज़रूरत है। और बांग्लादेश का जन्मदाता भी भारत ही है। फिलहाल शेख हसीना भारत में ही रहेंगे। भारत सरकार ने उनका वीज़ा बढ़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 21 यानी कि जीवन का अधिकार के तहत सुरक्षा मांग सकती हैं। कौन? शेख हसीना। प्रत्यर्पण संधि भारत को डिप्लोमेटिक टाइट रोप पर चलने की आज़ादी देती है, यानी प्रत्यर्पण से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। आपको बता दें कि भारत का हसीना को वापस न करना द्विपक्षीय संबंधों को कमज़ोर कर सकता है, लेकिन भारत की रणनीति मजबूती के कारण कोई बड़ा युद्ध जैसा संकट नहीं है। अगर होता भी है तो भारत उसमें मजबूती से खड़ा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पहले से ही भारत विरोधी रुख अपना रही है। प्रत्यर्पण से इनकार को वह एक्सट्रीमली अनफ्रेंडली एक्ट और न्याय की अवहेलना बताएंगे। इसमें द्विपक्षीय मीटिंग्स रद्द हो सकती है और बांग्लादेश भारत को प्रभुत्ववादी शक्ति के रूप में प्रेजेंट
करेगा। इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते नाजुक हो जाएंगे, जो पहले से ही 2024 के बाद से टूटने की कगार पर है। फरवरी 2026 के बांग्लादेश चुनाव के बाद नई सरकार और ज्यादा भारत विरोधी हो सकती है। भारत को सार्क या बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय मंत्रों पर अलग थलग महसूस कराया जा सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पहले ही तस्करी, घुसपैठ का केंद्र बना हुआ है। तनाव से बॉर्डर पर तैनाती बढ़ेगी, लेकिन सहयोग कम होगा। ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी रुक सकती है। बांग्लादेश हसीना समर्थकों को भारतीय एजेंट बताकर सीमा पर हिंसा भी भड़का सकती है। भारत के असम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ सकती है, जो स्थानीय असंतोष को बढ़ाएगी। 2024 के बाद से ही बॉर्डर पर हिंसा 30% ज्यादा हुई है या बढ़ गई है। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024 में दोनों के बीच $14 बिलियन का व्यापार हुआ। तनाव से गारमेंट्स, दवाइयां और बिजली निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। बांग्लादेश ऊर्जा और कनेक्टिविटी के लिए भारत पर ही निर्भर है, फिर वह बायकॉट इंडिया कैंपेन चला सकते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं, जिनमें अखौरा अगरतला रेल प्रोजेक्ट भी शामिल है। बांग्लादेश की पहले से बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था और ज़्यादा बिगड़ेगी। भारत को भी करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश पहले से ही पाकिस्तान और चीन के साथ करीब हो रहा है और जो भारत को घेरने की फिराक में लगे हुए हैं। तनाव बढ़ने से क्वाड या IORA जैसे फोरम प्रभावित होंगे। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी कमजोर करने की पूरी ताकत लगाई जाएगी और कमजोर पड़ सकती है। कूटनीतिक बयानबाजी बढ़ेगी और तनाव बढ़कर चीन पाकिस्तान के पाले में स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की जा सकती है या उधर जा सकती है। यह भारत के लिए कुछ खतरनाक सी स्थिति और असुरक्षा की भावना बढ़ा सकती है। इसी महीने पाकिस्तान का युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा था। चीन के साथ भी रिश्ते मजबूत होने से भारत को पूर्वोत्तर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कई प्रकार की असुरक्षाएं बनी हुई है। अमेरिका और यूरोप हसीना के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन भारत को समर्थन मिलेगा क्योंकि बांग्लादेश का ट्रायल वेंडेटा पॉलिटिक्स माना जा रहा है। वेंडेटा पॉलिटिक्स बांग्लादेश की अस्थिरता भारत के लिए शरणार्थी संकट पैदा कर सकते हैं। ICT कोर्ट में हसीना पर कुछ बड़े आरोप लगाए गए, जिनमें प्रदर्शनकारियों को दबाने और खत्म करने के लिए घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश देना, भड़काऊ भाषण देना, रंगपुर में बेगम रोकेया विश्वविद्यालय के छात्र अबू सईद की गोली मारकर हत्या हो जाना, ढाका के चंखर पुल क्षेत्र में 6 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या हो जाना, असुलिया में 6 लोगों को जलाकर मार डालना, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर लगाई गई हैं। शेख हसीना को सभी आरोपों में दोषी ठहराया गया। उन्हें पिछले साल 5 अगस्त को चंखर पुल में 6 नियत प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में धारा 4 के तहत मृत्यु दंड दिया गया। शेख हसीना ट्रिब्यूनल के फैसले को बांग्लादेश की ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकती है। वह सबूतों की दोबारा जांच और अनफेयर ट्रायल का हवाला देकर रिव्यू करने की मांग कर सकती है। इसके अलावा हसीना भारत या किसी और देश में उनकी जान को खतरा का हवाला देकर शरण या सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। फिलहाल वो तो भारत में है और रहने की, शरणार्थी बनने की और भी ज़्यादा समय ले सकते। इन सब चीज़ों को लेकर शेख हसीना, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री, ने कहा कि मेरे खिलाफ आया यह फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। इसमें मेरा पक्ष नहीं सुना गया। यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है। उनके पास जनता का कोई जनादेश ही नहीं है। ये गलत है। ऐसा शेख हसीना ने अपनी बात को रखा। एक आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि शेख हसीना ने जिस कोर्ट की स्थापना की, यानी कि हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की स्थापना खुद शेख हसीना ने ही की थी। इसे 2010 में इन्होंने बनाया था। इस कोर्ट को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए वार क्राइम्स और नरसंहार जैसे मामलों की जांच और सजा के लिए बनाया गया था। हालांकि इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए 1973 में ही कानून बना दिया गया था, लेकिन दशकों तक प्रक्रिया रुकी रही। इसके बाद 2010 में हसीना ने इसकी स्थापना की ताकि अपराधियों पर मुकदमा चलाया जा सके। आपको बता दें कि जुलाई अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान जो हिंसा और मौतें हुई, उसमें 1400 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है। आंदोलन रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार एजेंसियों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग किए, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले भी किए।
पुलिस को लीथल फोर्स के इस्तेमाल का ऑर्डर दिया गया, जिसमें स्टूडेंट अबू सईद की हत्या और चानखारपुर नरसंहार शामिल है। सैकड़ों लोगों का अपहरण और उन्हें गायब करना जो एनफोर्स डिसअपियरेंस के अंतर्गत आता है। टार्चर और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी कि लाशें जलाना, सबूत खत्म करना और जांच एजेंसी और कोर्ट पर दबाव, साथ में करप्शन। केस में प्रोसिक्यूटर्स ने हसीना को मास्टरमाइंड बताया और ये बड़ी बात है कि मास्टरमाइंड कहा गया। इनके साथ कई और आरोपी हैं। सह आरोपी में 203 लोग हैं, जिनमें मुख्य कहें तो पूर्व गृह मंत्री आसदुज्जमान खान कमाल जो कि भारत में है, पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्लाह अल ममून जो राज्य गवाह बन चुके हैं। सबूतों की बात करें तो 84 गवाह हैं, जिनमें सर्वाइवर्स, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, पूर्व अधिकारी, शेख हसीना के शूट टू किल ऑर्डर से जुड़े ऑडियो टेप्स, वीडियो फुटेज, ड्रोन लॉग्स, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स, लीक कम्युनिकेशंस आदि इत्यादि चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं। यानी कि शेख हसीना को जो मौत की सज़ा हुई है उसके लिए कई सारे ठोस सबूत की बात की जा रही है। इसको लेकर बहुत सारे संस्थानों की प्रतिक्रिया निकल के आई है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया को माना जा सकता है यूएन, यूनाइटेड नेशन। यूएन की मानवाधिकार प्रवक्ता रवीना शाम दशानी ने शेख हसीना के खिलाफ फैसले को पिछले साल हुए प्रदर्शन के पीड़ितों के लिए अहम पल बताया। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से उन लोगों को न्याय की उम्मीद मिलती है जिन्होंने उस दौरान भारी हिंसा और अत्याचार झेले। यानी कि यूएन की जो मानवाधिकार प्रवक्ता रवीना शाम दशानी है, वो भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि शेख हसीना के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की विरोधी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने शेख हसीना को दोषी ठहराए जाने के फैसले को एक बड़ा मील का पत्थर बताया। बीएनपी नेता और कई सहयोगियों ने इसे देश में कानून का राज की बात कहते हुए आगे बढ़ाया और कहा कि तानाशाही यहाँ पे नहीं चलेगी। आपको बता दें कि वर्ल्ड मीडिया का भी रिएक्शन आपको जान लेना चाहिए, जिसमें बीबीसी ने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व नेता शेख हसीना को प्रदर्शन दमन मामले में फांसी की सजा हुई। रिपोर्ट में ये कहा गया कि अब भारत पर उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने का दबाव बढ़ेगा, हालांकि इसकी संभावना कम मानी जा रही है। यानी कि बीबीसी भी ये मान रहा है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस नहीं करेगा। वहीं रॉयटर्स की बात करेंगे, एक बड़ा मीडिया संस्थान है, जिसने कहा कि छात्रों पर दमन के लिए बांग्लादेश की बर्खास्त प्रधानमंत्री हसीना को फांसी की सजा हुई है, यानी मौत की सजा हुई है। उसने बताया कि यानी कि रॉयटर्स ने बताया कि महीनों चली सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने यह सजा सुनाई है। फैसले से पहले हसीना को छात्र आंदोलन पर क्रूर कार्रवाई का आदेश देने का दोषी पाया गया था। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं। वहीं एएफपी की रिपोर्ट में कहा गया कि अदालत ने 18 वर्षीय हसीना को भारत से वापस बुलाया था, लेकिन वे पेश नहीं हुई। CNN कहता है कि मानवता विरोधी अपराध में बांग्लादेश की बर्खास्त नेता हसीना को मौत की सजा मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल छात्र प्रदर्शनों को हिंसा से दबाने के कारण हसीना सरकार गिर गई थी और अब उसी मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है। यानी कि कई सारी जो एजेंसियां हैं उनके बयान आपने सुने, आप अपनी प्रतिक्रिया को अपने मन में सोच सकते हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना के पिता के घर को तोड़ने की कोशिश करने पहुंचे लोगों को पुलिस ने रोक दिया था। यह वही इमारत थी जिससे पिछले साल विरोधी प्रदर्शन के दौरान लूटा गया था और नुकसान पहुंचाया गया था। और वो इमारत जो थी ना, आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से इनके अंग वस्त्रों को, जो अंतः वस्त्र होते हैं, जो भीतर पहने जाते वस्त्र हैं, उनको लेकर किस प्रकार से नंगा नाच लोगों ने किया था। आपको बता दें कि बांग्लादेश की बेदखल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 17 नवंबर को फांसी की सजा सुनाई गई। यह तारीख उनके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसी दिन 58 साल पहले 17 नवंबर 1968 को उनकी शादी हुई थी। यानी कि उनकी शादी और उनकी मौत की सजा का दिन दोनों एक ही है। फैसले की तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई प्रकार की चर्चा है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि फैसला जानबूझकर 17 नवंबर को रखा गया ताकि उनकी शादी की तारीख पर उन्हें दोषी ठहराया जा सके। इससे पहले फैसला 14 नवंबर को सुनाया जाना था, लेकिन 13 नवंबर को आईसीटी ने घोषणा की कि फैसला 17 नवंबर को सुनाया जाएगा। भारत ने क्या बोला? तो भारत ने कहा
कि भारत ने इस फैसले को संज्ञान में लिया है। भारत ने याद दिलाया कि वह बांग्लादेश का करीबी पड़ोसी है और बांग्लादेश के लोगों के हित, शांति, लोकतंत्र, सभी समुदायों की भागीदारी और देश में स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश की शांति और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों के साथ रचनात्मक तरीके से बातचीत जारी रखेगा। और आपको बता दें कि बांग्लादेश का जो घर है बांग्लादेश में शेख हसीना का, उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर भी पहुंच गया। तो उन सारी चीज़ों को आपको जानना चाहिए। और जो बांग्लादेश के संस्थापक नेता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान थे, वो तो पहले ही से काफ़ी तोड़ फोड़ दिया गया है और उसके जो अवशेष बचे हैं उसे गिराने के लिए बुलडोजर लाया गया। और यह बांग्लादेश के इतिहास और शेख मुजीबुर रहमान की विरासत का प्रतीक माना जाता है और जिसे नष्ट कर देने की पूरी तरह से कोशिश है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे ना कि शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उन्होंने जितना भी विरोध किया था पाकिस्तान का, पाकिस्तानी फ़ौज का, और जिस प्रकार से उन्होंने बांग्लादेश की स्थापना की या बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें बांग्लादेश की आज़ादी का जनक भी माना जाता है। अब उनके साथ किस प्रकार की वारदात हो रहे हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो इस समय बांग्लादेश की सरकार है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही है। आपको एक आखिरी पॉइंट बताते चले कि शेख हसीना ने बोला है कि ये फैसला गलत और पक्षपाती है। यूनुस ने क्या कहा? यूनुस ने कहा कि जनता शांत रहे, संयमित रहे और जिम्मेदार बने रहने की ज़रूरत है और किसी भी प्रकार की हिंसा न करें, ऐसा मोहम्मद यूनुस का मानना है, ऐसा उनका कहना है। सरकार ने ये कहा है कि अगर कोई अराजकता, गड़बड़ी या कानून व्यवस्था तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं, व्यवस्थाएं की जा रही है कि कोई भी विरोध ना हो पाए। हालांकि बहुत सारे विरोध के जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। वहीं बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल की भी हम बात जान लें कि अटॉर्नी जनरल जो हैं असदुज्जमान, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा जो सुनाई गई सज़ा है वो गिरफ्तारी के उसी दिन से लागू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि यह सज़ा आगे के लिए टाली नहीं जाएगी बल्कि गिरफ्तारी होते ही तुरंत अमल में लाई जाएगी। यानी कि किसी भी कीमत पर शेख हसीना कहीं ना कहीं अपने ही देश में फंस चुके हैं। वहीं उनके बेटे जो हैं उन्होंने बोला, अल जजीरा जो मीडिया संस्थान है उसमें ये खबर छपी है। अल जजीरा में ये बात कही गई है कि शेख हसीना के जो बेटे हैं सजीब वाजिद, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि उनकी मां को मौत की सज़ा हो सकती है और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी मां जो हसीना है वो भारत में बिल्कुल सुरक्षित है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनकी पूरी तरह से रक्षा करेंगी। वाजिद ने कहा कि शेख हसीना 5 बार प्रधानमंत्री रही है और देश में उनके बहुत सारे समर्थक हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, इसलिए वे इस फैसले को हल्के में नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी, बहुत सारी अपडेट हैं जिन्हें आप जान सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दें कि जो तीनों आरोपी हैं, गृह मंत्री असदुज्जमा खान और पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल ममून, और तीनों आरोपियों में से शेख हसीना और समजुद्दमा फरार हैं, यानी कि भारत में हैं, और वहीं तीसरे आरोपी चौधरी अब्दुल्ला अल ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो यानी कि शेख हसीना बुरी तरह से अपने ही देश में फंस चुकी हैं। आपको थोड़ा सा बता दें कि तख्ता पलट कैसे हुआ था। तो जुलाई अगस्त 2024 में पूरा मामला उठा। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया था और भारत चली आई थी। 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करना शुरू किया। 14 अक्टूबर 2024 को ICT 1 का पुनर्गठन जस्टिस गुलाम मुर्तज़ा मजूमदार चेयरमैन बने। 6 जनवरी 2025 को शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट आता है। 2 अप्रैल 2025 को अनरिफ्यूटेबल एविडेंस यानी न ठुकराए जा सकने वाले सबूत प्राप्त हुए। फिर उसके बाद 1 जून 2025 को शेख हसीना के खिलाफ केस का ट्रायल शुरू हुआ। चार्जशीट फाइल की गई। 10 जुलाई 2025 को हसीना पर 5 चार्ज फ्रेम किया गया। पूर्व IGP अल ममून राज्य गवाह बने। 3 अगस्त 2025 को गवाहों के ओपनिंग स्टेटमेंट्स हुए। 11 घटनाओं का जिक्र किया गया। 4 अगस्त से 23 अक्टूबर 2025 को 84 गवाहों के बयान दर्ज हुए, सबूत पेश किए गए। फिर
अक्टूबर 2025-23 को क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स और ट्रायल खत्म हुआ। 13 नवंबर 2025 को फैसला सुनाया जाना था, जिसे टालकर 17 नवंबर 2025 को सुनाया गया और शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई गई। बाकी सारी कहानी हमने आपको बता दी है और किस प्रकार से शेख हसीना के साथ क्या क्या हुआ ये चीज़ें आपको हमने बता दिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आप इस पूरी केस से समझते हैं। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।